हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम लोग BPAS 186 स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, जिसके एग्जाम आपका कल सेकंड शिफ्ट में है, उसका एक तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि अब तक आप लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो अगर आप लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो या देखना चाहते हो कि क्या आपने सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करे हैं या नहीं, तो आप ये वीडियो को देख सकते हो। ओके, हम लोग वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं रखेंगे। कुछ टोटल मेरे पास आई गेस 12 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हम 12 में से अभी 3 या 4 क्वेश्चन ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द नेचर, कॉन्सेप्ट, सिम्टम्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस। अब मैं आपको क्लियर बता दूं कि देखो, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है स्ट्रेस के ऊपर। आपको सिर्फ नेचर या कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, सिर्फ सिम्टम्स पूछ लेंगे, सिग्निफिकेंस अलग से पूछ लेंगे, तो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो स्ट्रेस हमारी बॉडी और माइंड की रिएक्शन होती है जब हम किसी चैलेंज, प्रेशर या प्रॉब्लम का सामना करते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्स टाइम पे आप एग्जाम देने जा रहे होते हो, तो जो आपको अंदर फील हो रहा होता है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। सिंपल, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर, जॉब का इंटरव्यू, पैसों की टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, काफी सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं स्ट्रेस में। ओके, इन सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है, हमें टेंशन या प्रेशर फील होता है और इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ओके, आप लोगों को प्रॉपर डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जो कि दी थी हैंस सैली ने। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है, स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड प्लेस्ड अपॉन इट। ओके, यहाँ पे आपको मैंने दे रखी है डेफिनेशन, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। जो डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है वो आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ओके, स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड प्लेस्ड अपॉन इट। मतलब जब भी लाइफ हमसे कुछ डिमांड करती है, हमारा बॉडी और माइंड रिएक्ट करता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ओके, अब हम 2 तरह के स्ट्रेस देखेंगे। एक तो होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, यू स्ट्रेस कहते हैं इसे। ठीक है, ये अच्छा स्ट्रेस होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारी परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होती है, जैसे कि एग्जाम के टाइम पे। दूसरा होता है डिस्ट्रेस, यानी कि नेगेटिव स्ट्रेस। ये हार्मफुल स्ट्रेस होता है, जब स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाए कि हम उसे हैंडल ना कर पाए, तो उसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं। बेसिकली एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हेल्थ प्रॉब्लम जैसे इश्यूज हो सकते हैं डिस्ट्रेस से। ओके, अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ स्ट्रेस की। तो नेचर ऑफ स्ट्रेस में उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल फिनोमिना पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्ट्रेस हर इंसान को होता है, चाहे स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, कोई भी इंसान हो, सबको स्ट्रेस होता है। कोई भी स्ट्रेस से जो है कंप्लीटली अवे नहीं रह सकता, हर एक को किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस है। ओके, दूसरा होता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। हर पर्सन स्ट्रेस को अलग तरीके से फील करता है। जो सिचुएशन एक पर्सन के लिए स्ट्रेसफुल हो सकती है, जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए भी स्ट्रेसफुल हो। जैसे कि आप लोग एग्जाम टाइम पे स्ट्रेसफुल हो, जरूरी नहीं है कि आपके मॉम डैड भी उतना ही स्ट्रेस्ड होंगे, या फिर आपका ऐसा फ्रेंड जिसका एग्जाम ना हो। ओके, फिर आते हैं साइकोफिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। स्ट्रेस सिर्फ माइंड को अफेक्ट नहीं करता, बॉडी को भी अफेक्ट करता है। जैसे कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये हमारे स्ट्रेस के कुछ बॉडी पे जो फिजिकल इफेक्ट्स आते हैं वो होते हैं। ठीक है, फिर होता है डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस। स्ट्रेस परमानेंट नहीं होता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे कुछ सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल, देखो फिजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक हो गया, बॉडी पेन हो रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, आपको स्लीप की प्रॉब्लम हो रही है, ये तो हो गए फिजिकल। फिर आते हैं कुछ इमोशनल सिम्टम्स, जैसे कि एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, अच्छा ना फील होना। ओके, फिर कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, भूल रहे हो चीजें, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ओके, दिमाग में जो हो रहा है। फिर होता है बिहेवियरल सिम्टम, आप लोगों से दूर रहने लग गए हो, सोशल विड्रॉल कहते हैं इसे। आपकी हीटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है, प्रोडक्टिविटी, काम कम हो पा रहा है, या फिर आप स्मोकिंग या अल्कोहल में ज्यादा हो। ठीक है, तो इसे भी हम स्ट्रेस कहेंगे। अब अगर हम देखें सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की इंपॉर्टेंस या इम्पैक्ट को हम लोग 2 पार्ट्स में समझते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। देखो पॉजिटिव, अगर स्ट्रेस मॉडरेट लेवल पर है, यानी कि ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो हमारा मोटिवेशन इंक्रीज होता है, हम चीजों को लेके अलर्ट रहते हैं और हमारा क्रिएटिविटी भी इंप्रूव होती है।
ओके। वहीं अगर हम नेगेटिव सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर स्ट्रेस ज्यादा टाइम तक रहेगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, डिप्रेशन या फिर बर्नआउट। ओके। कंक्लूजन में आप सारा चीजें जो हमने ऊपर लिखी है उसका एक निचोड़ लिख दोगे। ओके। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस। यानी कि बेसिकली आपसे पूछ रहा है वर्क प्लेस स्ट्रेस आज के टाइम में लगभग देखो हर एम्प्लॉय को होता है, जो इंसान एक कॉर्पोरेट में वर्क कर रहा है उसको स्ट्रेस होता है। तो ये कैसे, इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं, किस वजह से आपको स्ट्रेस होता है एक वर्क प्लेस की सिचुएशन में। अब जो लोग भी कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं उनके लिए आंसर लिखना बहुत ईजी होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहला आ जाता है वर्क ओवरलोड। यानी कि ये देखो, मतलब आप इम्प्लॉय को बहुत ज्यादा काम दे दिया है और बहुत टाइम में कम काम करने को बोला जाता है, तो उसे वर्क ओवरलोड कहते हैं, उससे स्ट्रेस होता है। रोल एम्बिग्विटी, यानी कि इम्प्लॉय को क्लियरली पता ही नहीं हो कि उसका काम क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उससे एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है। तो जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होती तो इम्प्लॉय जो है कंफ्यूज रहते हैं, जिससे स्ट्रेस होता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट तब होता है जब इम्प्लॉय को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं, मैनेजर कुछ बोल रहा है, साथ वाला जो को एम्प्लॉय है वो कुछ बोल रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, जो आपकी आप लोग प्रोबेशन पे हो या कुछ ऐसा है तो भी। पुअर वर्किंग कंडीशन, ऑफिस अच्छा नहीं है, बहुत एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन है, लोग अच्छे नहीं है और अच्छी जगह बना नहीं हुआ, सेफ नहीं है, उससे होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपका कैसे आपके रिलेशनशिप आपके सुपरवाइजर से, कोलीग से, इन सब से भी स्ट्रेस आपको होता है अगर अच्छे ना हो तो। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन कंट्रोल, कई बार इंप्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता, उन्हें लगता है कि उनकी ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं है। और जब किसी के पास अपने काम पर कंट्रोल कम होता है तो उसे हेल्पलेस फील होता है, जिससे उसे स्ट्रेस होता है। ओके। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, अगर आपको एकदम से कंपनी उठा के किसी और ब्रांच में शिफ्ट कर दे तो स्ट्रेस होता है। वर्क लाइफ इम्बैलेंस बहुत कॉमन रीजन है इसमें, यानी कि आप लोग वीकेंड पे भी अगर आपसे ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो वर्क लाइफ इम्बैलेंस खत्म हो जाता है। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है एग्जामिन द जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम proposed by Hans Selye. Discuss its 3 stages in response to a stressful situation. Okay? सिंपल हमें ये बताना है, ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। हैंस सेली को आपको पता होना चाहिए कि हम इन्हें फादर ऑफ स्ट्रेस रिसर्च भी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अब अगर हम बात करें तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब हम किसी स्ट्रेस या प्रेशर का सामना करते हैं तो हमारा बॉडी एक फिक्स्ड पैटर्न में रिएक्ट करता है, और उन्होंने इस प्रोसेस को नाम दिया जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। ओके। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ये जो गैस है, जो आपका थ्योरी है, ये बताता है कि स्ट्रेस आने पर हमारा बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उससे कोप करता है, और अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा टाइम तक रहे तो उसका क्या रिजल्ट होता है। ओके। हैंस सेली के अकॉर्डिंग बॉडी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरता है। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहला स्टेज आ जाता है अलार्म रिएक्शन स्टेज। ये सबसे पहला स्टेज है। जब स्ट्रेस पहली बार आता है तब बॉडी डेंजर को जो है आइडेंटिफाई करती है कि क्या सोर्स है। इमीडिएटली बॉडी जो है एक्टिव हो जाती है और इमरजेंसी मोड में चली जाती है। या तो देखो एड्रेनालाइन जो होता है आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा, या फिर कॉर्टिसोल। तो इससे क्या होता है फ्लाइट फाइट, यानी कि कभी कभार ये हार्मोन्स अच्छे भी होते हैं, कभी कभार बुरे भी होते हैं। ठीक है। तो इन हार्मोन्स की वजह से आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, बॉडी जो है एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और इसी रिएक्शन को, अलार्म रिएक्शन स्टेज को हम फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। या तो प्रॉब्लम का सामना करो या फिर उसे बचकर निकल जाओ। ठीक है। दूसरा आता है रेजिस्टेंस स्टेज। यहां बॉडी स्ट्रेस के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती है। अब पर्सन को सिचुएशन हैंडल करना शुरू करता है। वो पहले वो रिएक्ट नहीं कर पाता, अब वो सोचता है कि बॉडी अलर्ट हो रही है, पहला स्टेज निकल चुका है, तो पर्सन जो है बाहर से नॉर्मल लग सकता है लेकिन अंदर ही अंदर काफी एनर्जी यूज हो रही होती है। ओके। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, एग्जाम के महीने बाद है और आप रोज पढ़ रहे हो, प्रेशर अब भी है लेकिन आप उसके साथ एडजस्ट कर चुके हो। कोई एग्जाम की, जैसे यूपीएससी की लोग तैयारी करते हैं, तो एक स्टेज के बाद वो स्ट्रेस अंदर रह जाता है, आप उसके यूज टू हो जाते हो। ओके। फिर आता है एग्जॉशन स्टेज, लास्ट स्टेज। अगर स्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहे और बॉडी को रेस्ट ना मिले तो बॉडी के रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं और इसे कहते हैं एग्जॉशन स्टेज। अब बॉडी स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाती और इसका रिजल्ट क्या होता है, पर्सन मेंटली और फिजिकली थक जाता है,
बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म डिसीजेस हो सकती हैं आपको, मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह, ठीक है। अब इसको आपको रिमेंबर करने की टेक्निक याद रखनी है, अरे। किससे रखोगे? अरे, ठीक है, ARE। पहला अलार्म, फिर आपका आ गया रेजिस्टेंस और फिर आ गया एग्जॉशन, ओके। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस मॉडल का? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि स्ट्रेस और हेल्थ का क्या रिलेशन है, और क्रोनिक स्ट्रेस यानी कि लंबे टाइम का स्ट्रेस किस लिए रहता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ओके। इजी था, बस आपको 3 स्टेजेस याद करने हैं। 3 स्टेजेस में अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट नोट की तरह, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्लेन द मीनिंग, सिग्निफिकेंस एंड टेक्निक और स्किल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, आप लोग सब टाइम मैनेज कर रहे हो अपनी लाइफ में। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, अगर आपको 100 रुपए हैं और वो खो जाएं तो शायद वो आपके वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर आज का 1 घंटा निकल गया तो क्या वो वापस आएगा? नहीं ना। अब कल आपका एग्जाम है, आप सोचते हो चलो अभी ब्रेक ले लेता हूँ, बाद में पढ़ूंगा, ये टाइम वापस नहीं आएगा। टाइम बहुत वैल्यूएबल सोर्स है, इसलिए इसका अच्छे से यूज करना चाहिए। आज के टाइम में स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, प्रोफेशनल, सबके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और ऐसे में टाइम को सही तरह मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, ओके। सबसे पहले समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अपने टाइम को प्लान, ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करना, ताकि हम अपने गोल्स एफिशिएंटली अचीव कर सकें, ठीक है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो सही काम को सही समय पर करना ही टाइम मैनेजमेंट होता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। पहले तो इसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि क्या होता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब आप टाइम पे सारे काम करोगे तो आपका एक रूटीन बनेगा जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्ट्रेस कम होएगा, टाइम से काम कर लोगे तो डिसीजन मेकिंग बेटर होता है आपका, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग होती है तो आप जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते। आपके गोल्स जो भी होते हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अचीव करने में हेल्प करता है, और आपका वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करता है। अब क्या ऐसी चीजें जो करके आप टाइम मैनेज कर सकते हो? सबसे पहला होगा गोल सेटिंग, क्लियर, रियलिस्टिक, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आप आज के दिन में करना चाहते हो। कि मैं आज के दिन में सारा रिवीजन करना चाहती हूँ कल पेपर के लिए, गोल सेटिंग। प्रायोरिटाइजेशन, आप देखोगे कि अच्छा पहले मुझे PYQs करने हैं, फिर मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, फिर मुझे गेस्ट पेपर करने हैं, तो ये प्रायोरिटी करना टास्क को। प्लानिंग एंड शेड्यूल, यानी कि आप प्रॉपर प्लान करोगे कि 2 घंटे में मुझे PYQ करने हैं, 1 घंटे में रिवीजन करना है, ऐसे कर, ठीक है। अवॉइडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि ये नहीं कहोगे अच्छा चलो ठीक है मैं बाद में कर लेती हूँ, ये बाद में कर लेती हूँ, कल कर लेंगे, 2 घंटे बाद कर लेंगे, इसको अवॉइड करना। डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर पॉसिबल हो तो कुछ टास्क दूसरों को असाइन करोगे कि मम्मा आप ऐसा करो, आप मेरे पिछले 10 साल के पेपर एनालाइज कर लो और बता दो कि कौन से क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, ओके। मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शन, फोन वगैरह, स्क्रीन वगैरह से दूर रहोगे, सोशल मीडिया से दूर रहोगे। मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन, साथ साथ देखते रहोगे कि जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है वो पूरी हो रही है या नहीं, ओके। तो यही थी टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक, वेरी इजी। अब हम इसके बचे हुए क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ओके। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो पार्ट 2। जितना ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगी, पर मैं वीडियो वैसे भी डाल दूंगी, बट अगर आप लोग, वही है कि अगर आप लोग अच्छे से कमेंट्स करोगे, लाइक करोगे, मुझे बताओगे कि क्या मैं सही पढ़ा रही हूँ या नहीं, तो मैं जल्दी वीडियो डालूंगी, क्योंकि मैं भी मोटिवेटेड रहूंगी, ओके। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको ये PDF चाहिए है तो आप टेलीग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक नीचे डाल दिया है कमेंट सेक्शन में, आप वहां पे मेरे से कांटेक्ट करके ये PDF ले सकते हो। मैं एक और बात क्लियर कर दूं, ये PDF फ्री नहीं है, ये पेड PDF है। तो अगर आप फ्री के चक्कर में मुझे टेक्स्ट कर रहे हो तो रहने देना, बट ये पेड PDF रहेगा जिसका अमाउंट बहुत ही बेसिक अमाउंट है, बहुत मिनिमम अमाउंट है, इतना अमाउंट है कि सब अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप मुझे वहां पे टेक्स्ट करके ये PDF ले सकते हो, ओके। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।